नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड आज थोड़ा सा हल्का होते हुए आपको दिखाई देगा। अमेरिका में जो दरें बढ़ी हैं लगातार, उसके बाद जो कमेंट्री आई है फेड की ओर से, उससे मार्केट थोड़ा निराश और इस समय दिन के निचले स्तरों पर आकर भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। 18,531 के लेवल्स पर निफ्टी डे लो पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट नीचे है और निफ्टी बैंक 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। और मिड कैप्स में हालांकि आज के सेशन में थोड़ी आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी, लेकिन अभी तो फिलहाल मार्केट्स दिन के निचले स्तरों पर ही ट्रेड हो रहे हैं। आउट परफॉर्मेंस मिड कैप्स में इन दी सेंस कि उतनी गिरावट नहीं है, सिर्फ 0.27% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, मार्केट का जो मूड माहौल है वो थोड़ा सा आज सुस्ता हुआ ही है। एक बार संकेत भी देख लेते हैं, उसके बाद गावा साहब से राय भी लेंगे कि क्या करना चाहिए रिमेनिंग सेशन के लिए। क्यूज देखेंगे तो एशियन मार्केट्स गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निक्केई, कॉस्पी, हांगकांग और शंघाई सभी बाजार ऑलमोस्ट 1.5% तक नीचे हैं आज के सेशन में। जैसे फेड ने रेट हाइक किया है और सिग्नल दिए हैं आगे बढ़ेंगी दरें, उसका एक इम्पैक्ट दिखा है। अमेरिका के फ्यूचर सुस्ती दिखा रहे हैं, 34 अंक नीचे है डॉ फ्यूचर्स और नेस्डेक का फ्यूचर भी 48 अंक नीचे कर रहा है कारोबार। नेस्डेक के फ्यूचर में ज्यादा कमजोरी है, इनफैक्ट अभी 48 अंक नीचे आकर ही ट्रेड कर रहा है, तो .5% की कमजोरी है यहाँ पर। लेकिन करना क्या रिमेनिंग सेशन में, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए इंडेक्स पर क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए? थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग तो दिख रही है, डेलो पर मार्केट्स आ चुके हैं, लेकिन क्या सजेशन इन लेवल से? यस, प्रॉफिट टेकिंग आ चुकी है। इनफैक्ट कहेंगे कि 18,529 पर आप ट्रेड कर रहे हैं। 18,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर समझ जाता है तो ठीक है, क्योंकि यार एफएनओ एक्सपायरी है, इसलिए वीकली एक्सपायरी है, फिर एक अप मूव मिलेगा। ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन कहूंगा कि थोड़ा साइडवेज टू स्लाइटली बेरिश बायस इज नॉट रूल्ड आउट। लेकिन 18,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक गुड ट्रेड कर, यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो यहाँ से बाउंस बैक थोड़ा सा दिख सकता है, लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, इन पर कीजिए गौर। काबा साहब स्टॉक्स बताइए, कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं आपने ट्रेडिंग के लिए? पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड ये एक स्टॉक है। पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड ट्रेड करें 913 पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 900 के आसपास है। जब तक 900 के ऊपर है तब तक ठीक है, पॉसिबल है कि 945 950 ये जोन है, देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो एक एग्रेसिव ट्रेड है वो बनता है एचडीएफसी लाइफ पर। पॉसिबल है कि यहाँ पर एक अप मूव मिले। 580 का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 582 पे, ऑन द अपसाइड 590 एक पॉसिबिलिटी है। ओके, चलिए, तो एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी की कॉल है। 582 पर फिलहाल कारोबार करते हुए इस स्टॉक में एक तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो हमने आपको दिखाया अभी, ऑल्दो डे लो पर है, लेकिन हल्की गिरावट देखने को मिल रही है मिड कैप्स में। 100 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। पॉकेट्स दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए आप इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स, यहाँ तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसीडी कल भी हमारी लिस्ट में शामिल थे, आज भी जोरदार तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो 3% ऊपर न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसीडी 8.5% ऊपर है। सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, यहाँ आपको 8-9% तक की तेजी दिखेगी। आईओबी 9% ऊपर है, यूको बैंक में 8% का मूव है। एनबीएफसीज में एलएनटी फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल, मैक्स फाइनेंशियल, पीएनबी हाउसिंग 1.5% से लेकर 2.5% की तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में रौनक, एनएफएल, आरसीएफ, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ 3%, 7%, 9% तक की तेजी है। फार्मा में सिलेक्टिव बाइंग है, जुबिलेंट फार्मा, आरपीजी लाइफ, इनकम फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा में बढ़त देखने को मिल रही है 3% तक की। दो पॉकेट्स दिखाते हैं जो कमजोर हैं। एफएमसीजी जैसे मैरिको, ज्योति लैबोरेटरीज, पतंजलि, टाटा कंज्यूमर दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। आईटी में थोड़ा प्रेशर है, सोनाटा, ओरेकल, साइंट और कोफोर्ज यहाँ 1 से 3% तक की कमजोरी आज के सेशन में आपको दिखाई देगी। तो यह है फिलहाल बाजार का हाल और मिड कैप्स का हाल। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे गावा साहब की राय, जल्द वापस आते हैं। Mongia Steel presents मजबूत। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन दो सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे, उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T।
और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ में छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा, तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने लड़ाई से बचने के लिए ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे 2 सवाल है इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने आप दे रहे मिड कैप मंत्रा, फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, मार्केट एक्सपर्ट राजन शाह और प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत के बीच मुकाबला हो रहा है। और पहला अपडेट लेके आते हैं। हेवल्स से एग्जिट किया प्रशांत सावंत ने 1162 के लेवल्स पर, 1225 के ऑल दो इनके टारगेट्स थे, लेकिन 1162 पर इन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लिया है। साथ ही आपको दिखाते हैं अब एक बार पूरे ही रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में। लेकिन उससे पहले जो एक और अपडेट है वो है पंजाब नेशनल बैंक को लेकर। प्रशांत सावंत ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं पीएनबी में। 70 रुपीज के इनके टारगेट थे, लेकिन 62 पर इन्होंने अपनी पोजीशन समेट ली है। तो पीएनबी, तो ये 2 ट्रेड्स है जहां पर प्रशांत सावंत ने अपनी पोजीशंस को निकाला है। अब मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति और दिखा देते हैं। और रिटर्न की स्थिति में लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत 7.5% के रिटर्न के साथ। शिल्पा राउत का पोर्टफोलियो 5.5% के रिटर्न दे रहा है और राजन शाह का पोर्टफोलियो 2.5% के रिटर्न लैंड कर रहा है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में। न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे के इंडस्ट्रीज के CMD अनिल गुप्ता से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।